हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार डीआरडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ का नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, है ना। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि मान लो फोर्स और टाइम के बीच हमको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना। किसके किसके बीच ग्राफ दिया हुआ है? फोर्स और टाइम के बीच। तो इस ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन निकल के आएगा वो हम लोग देखते हैं। तो यदि फोर्स और टाइम के बीच हमको ग्राफ दिया हो भाई, तो क्या करना होगा समझो, बहुत सिंपल है। पहला सिचुएशन आएगा कि हम ये करते हैं कि अगर फोर्स और टाइम के बीच ग्राफ है तो हम इसका एरिया निकालेंगे। हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ कर्व। कर्व में क्या आ जाएगा? एफ एक्सटर्नल और टी के बीच, एफ एक्सटर्नल और टी के बीच एरिया जो निकालेंगे उससे हमको मिलेगा चेंज इन मोमेंटम। क्या मिलेगा? चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो अगर हमको ग्राफ दिया हो एफ और टी के बीच, इसका यदि हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वह एरिया चेंज इन मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो दूसरा ग्राफ है हमको कि अगर ऐसा हो कि मोमेंटम और, है ना, लीनियर मोमेंटम और टी के बीच ग्राफ दिया हो तो क्या इंफॉर्मेशन निकल के आता है। तो यदि पी और टी यानी मोमेंटम और टाइम के बीच ग्राफ दिया हो तो हम क्या करेंगे? ग्राफ का स्लोप निकालेंगे और जो स्लोप आएगा वह एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां स्लोप ऑफ पीटी कर्व इजिकल टू एफ एक्सटर्नल, ठीक है ना। जो इसका स्लोप निकालेंगे वह हमको क्या मिलेगा? स्लोप किसके इक्वल आ जाएगा? तो फोर्स के इक्वल आ जाएगा, है ना। फोर्स के इक्वल आ जाएगा। बहुत क्लियर है। चलो, तो ये दो इस तरह का ग्राफ दिया हो तो हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक में एरिया कैलकुलेट करेंगे चेंज इन मोमेंटम, और पी और टी में स्लोप कैलकुलेट करेंगे, एफ एक्सटर्नल हमको निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है? देखो नेक्स्ट में है इम्पल्स, है ना। तो इम्पल्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स, ठीक है ना, इम्पल्स ट्रांसफर टू द पार्टिकल, इम्पल्स ट्रांसफर टू द पार्टिकल, है ना। मान लो कि हमारे पास इम्पल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम आई से इसको डिनोट कर रहे हैं तो आई का जो वैल्यू आएगा टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंड टू जीरो और डेल्टा पी लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या? आ जाएगा डीपी, है ना। डीपी को लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल इंटू डी, ऐसे भी लिखा सकते, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा एक्सटर्नल इंटू डी। एग्जाम्पल में हमारे पास हो सकता है, ठीक है ना, गन फायर्ड, बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, है ना, बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, फ्रॉम गन, ठीक है ना। अब देखो इम्पल्स क्या है? इम्पल्स जो है ना चेंज इन लीनियर मोमेंटम, स्मॉल टाइम इंटरवल में चेंज इन लीनियर मोमेंटम को ही हम लोग इम्पल्स कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, तो बुलेट और गन का एक सिस्टम हो गया, ये भी इसको इम्पल्स को डिनोट करता है। साथ ही साथ कभी आप क्रिकेट देखा होगा आपने, क्रिकेट में क्या होता है कि बॉल सामने से आ रही होती है ना, काफी हाई स्पीड से आ रही होती है, और क्या होगा कि बैट्समैन जो है बैट से बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, आ रहा है इधर और फिर बैट्समैन हिट करता है, इस डायरेक्शन में बॉल मूव करने लगा, यानी मतलब डायरेक्शन को चेंज करता है। इस डायरेक्शन से सामने भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बट डायरेक्शन तो चेंज होता है। तो जो कॉन्टेक्ट टाइम होता है ना बैट और बॉल के बीच, वो काफी स्मॉल होता है और उस स्मॉल टाइम में फोर्स एक्ट करता है। नहीं, स्मॉल टाइम में फोर्स लगाओगे तभी तो बॉल का डायरेक्शन चेंज होगा ना। जब आप फोर्स लगा रहे हो बॉल का डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है ना। तो वो स्मॉल टाइम में जो फोर्स होता है वो क्या करता है, वह जो है मोमेंटम को चेंज कर देता है, मोमेंटम के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो वहां जो स्मॉल फोर्स लगा वही तो इम्पल्स है भाई।
इम्पल्स क्या है? फोर्स। स्मॉल टाइम में जो क्या करे, डायरेक्शन को चेंज कर दे फोर्स लगा के, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। तो इम्पल्स हमने बताया कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन स्मॉल टाइम इंटरवल। स्मॉल टाइम इंटरवल में जो लीनियर मोमेंटम में चेंज होगा वही इम्पल्स कहलाएगा। और इसका वैल्यू जो होगा, आई को, इसको आई से डिनोट करते हैं, और डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, क्योंकि टाइम जो है ना काफी स्मॉल लेना है, तो डेल्टा पी को अपन डीपी लिख सकते हैं, और डीपी को लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी। ये कैसे है देखो, हम अभी से पहले पढ़े हैं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, डीपी अपॉन डी टी। तो भाई यहाँ से डीपी का वैल्यू क्या आ जा सकता है, एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी, यही तो लिखा है हमने, डीपी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी। तो इस तरह से हमारे पास जो इम्पल्स का वैल्यू आएगा एफ इंटू डी टी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बात करेंगे कि क्या इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल, इम्पल्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। हम लिख सकते हैं इट इज, है ना, इसको लिख सकते हैं, बड़ा सिंपल है, हम लोग लिखेंगे इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, है ना। यह जो होगा वेक्टर क्वांटिटी होगा। साथ ही साथ इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम के अलॉन्ग होगा, है ना, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना, चेंज इन मोमेंटम के अलॉन्ग इसका डायरेक्शन होगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग इम्पल्स समझ गए। ये रिलेशन याद रखना इम्पल्स का, एफ डेल्टा टी वेक्टर क्वांटिटी होगा, और इसका डायरेक्शन जो होगा चेंज इन मोमेंटम के अलॉन्ग होगा। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है ना, नेक्स्ट में है, और वह है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। हम इसको भी एक लाइन लिखेंगे, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना, अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना, हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ध्यान रखो कि सभी एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। ये भी ध्यान रखना है, पहला एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन acts on two different body, है ना, टू डिफरेंट बॉडी। तो हमेशा दो डिफरेंट बॉडी पर एक्ट करेगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ अगर हम कोई बॉडी ले लिया हमने, और ये जो है दूसरा बॉडी ले लिया, अब क्या होगा, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। अब क्या होगा, फर्स्ट जो है सेकंड पर एक्शन कर रहा होगा, तो उसी समय सेकंड जो है फर्स्ट पर रिएक्शन करेगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, F21, है ना, और इधर क्या हो जाएगा, F12। 1-2 का मतलब हो गया कि फर्स्ट बॉडी पर एक्शन कौन कर रहा है, सेकंड बॉडी, और 2-1 का मतलब हुआ कि सेकंड बॉडी पर रिएक्शन कौन कर रहा है, फर्स्ट बॉडी, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, F12 जो होगा वह माइनस ऑफ F21 के इक्वल होगा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। निगेटिव साइन यहाँ ये शो करेगा कि डायरेक्शन क्या है, दोनों का अपोजिट है। एक्शन इस डायरेक्शन में होगा तो रिएक्शन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F12 प्लस F21 इक्वल टू 0, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। तो ये देखो, अगर हमने क्या देखा, तो इधर लाए तो 0 हो गया, प्लस। अब हमने क्या देखा कि पूरे को यदि सिस्टम मान ले, यानी फर्स्ट और सेकंड बॉडी को एक सिस्टम मान ले, तो नेट फोर्स सिस्टम पर क्या आ गया, 0। तो नेट फोर्स जब सिस्टम पे 0 आ गया, तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड हो जाएगा, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम एक सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हैं, इस पर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नेट फोर्स सिस्टम पे 0 होता है। तो एक बात ध्यान रखो कि एक्शन रिएक्शन पेयर दो डिफरेंट बॉडी पर होगा, और अगर टोटल सम ले, दोनों बॉडी के पर फोर्स का टोटल सम ले, तो हमेशा 0 के इक्वल आएगा। तो हम लोग उस बॉडी पर हमेशा लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ एक चीज और लिख सकते हैं, F12 जो होगा ना, वह इसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा, है ना, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा, ठीक है भाई, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो हम लोग समझ गए कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब एक बॉडी फोर्स लगाएगा, दूसरा बॉडी उसी समय उस पर फोर्स लगाएगा, इसमें टाइम लैगिंग नहीं होता। ऐसा नहीं कि ये फोर्स लगा लिया, ये कुछ दिन विचार किया कि भाई हमको लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे ही एक्शन किया, रिएक्शन उसी समय होगा, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना।
ये चीजें हम लोग समझ गए, ठीक है। चलो तो हम लोग नेक्स्ट में बात करने वाले हैं, है ना। तो देखो एक्शन रिएक्शन पेयर जो है ना, जहां भी आएगा उस पर नेट फोर्स हम बात करें तो हमेशा 0 होगा। चलो अब नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं। चलो यहां तक हम लोग समझ गए होंगे। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m। हमारे पास 3 डिफरेंट सिचुएशन दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, है ना। ये तीनों सिचुएशन में हमको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, एक्सेलरेशन का क्या वैल्यू आएगा। बड़ा ही सिंपल है। देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट का सोल्यूशन देखें तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट में ऐसा करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। चलो बढ़िया, यहाँ मास m है भाई, है ना। अब फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ नहीं लिख के हम थोड़ा सा इसको यहाँ लिखेंगे, थोड़ा आसान रहेगा समझना। यहाँ देखो, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट का सोल्यूशन, है ना। ठीक है भाई, अब यहाँ देखो, यहाँ हमको FBD ड्रॉ करना है, FBD। अब FBD में देख लो क्या आएगा, यहाँ मास m है, मास क्या है, m है पार्टिकल का। तो हमने बताया है कि जब भी मास m है तो उस पर वेट लगेगा, वेट हमेशा, वेट का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इस केस में तो भाई डाउनवर्ड ही होगा ना। तो इस केस में हमारे पास वेट लगेगा, और वेट क्या लगेगा बोलो, वेट जो लगेगा वह लगेगा, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में mg लगा, mg। बहुत अच्छा, mg लग गया। अब इसके बाद देखो, अब हमारे पास क्या है, जैसे ही mg लगा, ये कॉन्टेक्ट में ना है, देखो फर्स्ट बॉडी यहाँ है भाई, देखो यहाँ एक कॉन्टेक्ट में है। तो याद होगा कॉन्टेक्ट फोर्स जब हमने बताया था, याद है कुछ, देखो हमने बताया था कि कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा तो आपको कौन लगाएगा यहाँ कॉन्टेक्ट फोर्स, सरफेस लगाएगा। तो सरफेस से यदि कहा जाए, हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि कॉन्टेक्ट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, या फिर नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन किधर होगा। तो अगर हम इस सरफेस से कहें कि भाई आप इस बॉडी को धक्का दो, तो किधर देगा, देखो इसका एक ही कंसेप्ट है भाई, अपवार्ड देगा, एक ही तरीका है, अपवार्ड जाना पड़ेगा इसको। तो ये जो हो जाएगा अपवार्ड लगेगा n, ठीक है ना। चलो n अपवार्ड लगेगा, बहुत बढ़िया। अब साथ ही साथ देखो इधर जो फोर्स लग रहा है F लग रहा है, ठीक है ना, F लग रहा है, और तो कोई फोर्स इस पर है नहीं, तो और फोर्स की हम लोग बात नहीं करेंगे, है ना। अब यहाँ देखो एक चीज क्लियर है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो पहला वर्क जो हम लोगों का होना चाहिए, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा। तो देखो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन होगा, एक्सेलरेशन भी तो उसी डायरेक्शन में होगा ना। तो पार्टिकल पर फोर्स हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन भी कहीं इसी डायरेक्शन में होगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास क्या है, समझना इसको, कि अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लिखेंगे, जिसका फार्मूला F नेट इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स हमेशा पॉजिटिव रखना है और एक्सेलरेशन के अपोजिट में फोर्स निगेटिव रखना है, ठीक है ना। अच्छा, साथ ही साथ अब यहाँ देखो, यहाँ जो ना हमारे पास 3 फोर्स दिख रहा है, N भी दिख रहा है, mg भी दिख रहा है और F दिख रहा है ना। अब यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ एक्सेलरेशन किस फोर्स के द्वारा प्रोड्यूस होगा, अब पहला क्वेश्चन एक हो सकता है किसी स्टूडेंट के दिमाग में आए कि क्या n एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। आप कहोगे नहीं सर, n एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। साथ ही साथ अगर कहा जाए कि क्या mg एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं mg भी नहीं कर रहा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में है ना, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन फोर्स होगा, तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही हम लोग सिर्फ F नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अप्लाई करेंगे, इस डायरेक्शन में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो हम लोग कैसे इसको अप्लाई करते हैं, देखो बड़ा सिंपल है। देखो यहाँ हम लोग लिखेंगे F नेट इजिकल टू, है ना, F नेट इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ एक ही फोर्स है F, तो F इजिकल टू m इंटू ए, तो a का वैल्यू हो जाएगा F बाई m, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा। साथ ही साथ एक चीज और है कि जो n था ना, एंड हम लिख सकते हैं एंड n इजिकल टू mg। ये हमने क्यों लिखा समझो, यहाँ जो n है ना, हमें फिगर को देख लेते हैं। देखो भाई यहाँ जो n है, यह n mg को बैलेंस कर रहा है, यानी अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल है, तभी तो ये सरफेस पर कांटेक्ट में है, मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। इसके लिए क्या होना चाहिए, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होना चाहिए, इसीलिए हमने लिखा n इजिकल टू mg, ठीक है ना।
तो एक्सीलरेशन हमसे पूछ रहा था, एक्सीलरेशन हमने निकाल लिया। सेकेंड सिचुएशन हमारे पास क्या है समझो, सेकेंड सिचुएशन है हमारे पास और वो कुछ इस तरह का है कि हमने यहाँ बॉडी रखा है और इसका मास m है और फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में हमने अप्लाई कर दिया और यहाँ एंगल थीटा रख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ देखो भाई बहुत सिंपल है, अगर हमको सबसे पहला वर्क क्या होना चाहिए कि हम एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा। अब मान लो यहाँ कोई बॉडी है, यहाँ कोई बॉडी रख दिया सरफेस पर, आप उसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स लगाना है जिससे कि ये बॉडी कांटेक्ट को लॉस ना करे, कांटेक्ट को लॉस ना करे, यानी कांटेक्ट जो है ना मेंटेन रहना चाहिए, यानी बॉडी सरफेस पर ही मूव करना चाहिए, ऐसे फोर्स को ऐसे लगाना। तो ऐसे फोर्स को जैसे ही लगाओगे तो ये तो मूवमेंट इसका किधर होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। अगर ये मूव करेगा बिना कांटेक्ट लूज किए हुए यदि मूव करेगा तो इस डायरेक्शन मूव करेगा, तो यानी इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसका एक्सेलरेशन जो है कहीं इस डायरेक्शन में ही होगा, है ना। ये तो फर्स्ट का हो गया, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, क्लियर है। चलो बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही एक्सेलरेशन हमको पता हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे, एफबीडी है ना। एफबीडी ड्रॉ करने के लिए तो भाई mg लगेगा डाउनवर्ड, बहुत अच्छा। साथ ही साथ ये सरफेस कांटेक्ट फोर्स अपवर्ड लगाएगा जैसे पहले वाले में हमने बताया था, ठीक है ना। अब यहाँ जो फोर्स F है, देखो F जो फोर्स है वो ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक डायरेक्शन में लेके आएंगे, इसको एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेके आएंगे, ठीक है ना। इसके लिए हमने एक फार्मूला बताया था वेक्टर में, याद होगा सबको, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और कोई वेक्टर ये है, यहाँ एंगल थीटा बनाता है। तो हमने बताया था कि जिस लाइन के साथ एंगल बनाएगा वो हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, तो इधर हो जाएगा क्या बताओ, ए कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो भाई ये हो गया ए साइन थीटा। तो यहाँ से ना, यहाँ से हम इसका कंपोनेंट ले तो इधर हो जाएगा ए कॉस थीटा हो जाएगा ना, और इधर जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में इसके है ना, इस डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा ना। इधर हो जाएगा एफ कॉस थीटा, इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा, क्लियर है। और एक्सीलरेशन का तो डायरेक्शन यही रहेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ जो है ना हमको एफ नेट इजकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन अप्लाई करना है, तो एफ नेट इजकल टू लिखेंगे मास इंटू एक्सीलरेशन, ये लिखेंगे। तो अब देखो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, एफ कॉस थीटा, तो हमको लिखना होगा एफ नेट की जगह एफ कॉस थीटा इजकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ए इजकल टू क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा अपॉन एम, यही आ जाएगा ना। तो यहाँ से हमको एक्सीलरेशन फाइंड हो गया कि भाई एक्सीलरेशन हमसे पूछ रहा था, हमने एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लिया। साथ ही साथ एक चीज और इसमें हमको ध्यान देना है और वो ये है कि अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड को बैलेंस करेगा एंड एन प्लस एफ साइन थीटा इजकल टू एम जी। ये हमसे पूछ नहीं रहा था बट हमने बता दिया कि जो अपवर्ड फोर्स है, जितना अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए, तभी यह सरफेस पर मूव करेगा। तो हमने लिख दिया एन इजकल टू एफ साइन थीटा, एन प्लस एफ साइन थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन में एन प्लस एफ साइन थीटा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है mg, तो एन प्लस एफ साइन थीटा इजकल टू mg आ जाएगा, क्लियर है। चलो अब हम लोग थर्ड पार्ट, इसका जो है थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, इसको देख लेते हैं। थर्ड पार्ट कुछ इस तरह का है, तो इसको हम लोग देखें, ठीक है ना। थर्ड पार्ट में यहाँ देखो, तो हमने क्या करना है, यहाँ एफबीडी निकालना है। थर्ड के लिए हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एफबीडी और ये बहुत ही सिंपल है, समझो। यहाँ हमने क्या किया कि एक बॉडी रखा है ना, और इस पर जो है कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया है ना, और ये फोर्स है एफ, है ना भाई एफ, और यहाँ मास इसका क्या है एम। अब यहाँ देखो सिंपल है, हमने अभी बताया है यदि मास m है तो वेट लगेगा, इसका वेट किधर लगेगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड लग गया mg। साथ ही साथ कांटेक्ट सरफेस, कांटेक्ट फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा अपवर्ड, ठीक है ना, जैसे सभी में लगाया था, है ना। साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि हमारे पास F का ना, अब देखो अगर मान लो आप बॉडी को ना ऐसे फोर्स लगा रहे हो, ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी किधर जाएगा, कांटेक्ट लॉस नहीं होना चाहिए, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो बॉडी कुछ इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में इसका हो जाएगा, क्लियर है। तो एक्सेलरेशन जब हमको पता हो गया, एक्सेलरेशन जब हमको पता हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स के कंपोनेंट को ब्रेक करना होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ जो हमारे पास एफ है इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक आएगा जिसके साथ एंगल बना रहा है एफ कॉस थीटा, और एफ के परपेंडिकुलर या फिर कहे कॉस के परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ हमने बताया था ये जो है एक्स के साथ एंगल बना रहा है तो ए कॉस थीटा, इसके ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर ए साइन थीटा हो रहा था,
उसी तरह से एफ इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है तो एफ cos थीटा, और एफ cos थीटा के परपेंडिकुलर जो आएगा वो आ जाएगा एफ sin थीटा आ जाएगा। चलो बहुत अच्छा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्सीलरेशन एफ नेट लिखेंगे, हम लिखेंगे एफ नेट इजिकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ नेट इजिकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, है ना। एफ नेट इजिकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो नेट फोर्स आ गया एफ cos थीटा इजिकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहां से हम देखें तो एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं एफ cos थीटा अपॉन एम। तो यहां से एक्सीलरेशन हमको पता हो गया जो हमको कैलकुलेट करना था। साथ ही साथ एक चीज और हमें दिख रहा होगा, और वो ये है कि अपवर्ड फोर्स जो है वो डाउनवर्ड को बैलेंस करेगा। नहीं, अपवर्ड फोर्स जो है यही लिख लेते हैं, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड को बैलेंस करेगा। तो देखो अपवर्ड फोर्स क्या है एन, और डाउनवर्ड में फोर्स क्या है एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं एन इजिकल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है ना, एम जी प्लस एफ साइन थीटा यही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देख लिया कि तीनों केसेज में एक्सेलरेशन हमारा क्या आएगा, और यही हमसे पूछ रहा। चलो ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, है ना। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, देखो बड़ा सिंपल है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 एंड m2 एंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन देम। यहां हमको दो मासेस दिया हुआ m1 एंड m2, और इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने F लगा रखा है। इस केस में m1 और m2 दोनों का एक्सीलरेशन हमको निकालना है, साथ ही साथ दोनों कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स भी हमको कैलकुलेट करना है। बड़ा सिंपल है, देखो कैसे करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, है ना। सबसे पहले हमारा काम क्या है बताओ, फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करना। तो हम यहाँ लिखेंगे AFBD, है ना। फर्स्ट हम लोग सिचुएशन को देखेंगे, फिर सेकंड को देखेंगे, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग देख लेते हैं ना। तो हमारे पास क्या आएगा समझना, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, अगर इस तरह को देखा जाए तो सबसे पहली बात यह है कि हम इसको अगर यहीं पर एक एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन को ड्रॉ करना चाहें तो क्या आएगा, देखो अगर ये दोनों बॉडी कांटेक्ट में है और इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो पार्टिकल का मोशन फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगर पार्टिकल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है तो पार्टिकल का मोशन भी कहीं इसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, तो एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन तो यही हो जाएगा। इस केस में एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करें। फर्स्ट बॉडी m1 के लिए ध्यान रखना, तो m1 हमारे पास है, वेट क्या लगेगा भाई इस पर, m1 जी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वेट तो लगेगा लगेगा। साथ ही साथ देखो यहाँ कॉन्टेक्ट फोर्स सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में है और साथ ही साथ m2 के साथ भी कॉन्टेक्ट में है, ठीक है ना। यहाँ दो कॉन्टेक्ट है, तो पहले तो सरफेस कॉन्टेक्ट फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा पूछ। अगर सरफेस से बोला जाए कि m1 को धक्का दो, किधर देगा, अपवर्ड, तो भाई अपवर्ड दे दिया, और इधर फोर्स लग गया कॉन्टेक्ट फोर्स n1। यहाँ तक क्लियर है। साथ ही साथ यहाँ फोर्स F लग रहा है तो यहाँ हम फोर्स F रख लेंगे, ठीक है ना, बहुत अच्छा। अब देखो, अब इसके बाद देखो, इसके बाद m1 और किसके साथ कॉन्टेक्ट में है, तो m2 के साथ कॉन्टेक्ट में है। अगर m2 से बोला जाए कि m1 को आप धक्का दो, किधर देगा, सोचो m1 को धक्का किधर दे सकता है, तो m1 को धक्का देगा तो इस डायरेक्शन में देगा, देखो इस डायरेक्शन में धक्का देगा ना, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन्टेक्ट फोर्स इसी डायरेक्शन में आएगा, और इस कॉन्टेक्ट फोर्स को हम n मान लेते हैं। क्या मान लिया, n। यहाँ सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट फोर्स में था, कॉन्टेक्ट में था तो कॉन्टेक्ट फोर्स n1 मान लिया। यहाँ m2 के साथ कॉन्टेक्ट में है तो कॉन्टेक्ट फोर्स दोनों के बीच n मान लिए, n इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट m2 के लिए। तो यहाँ m2 हम लोग लिखेंगे, यही लिख लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो यहाँ हमने रख लिया m2, है ना भाई। m2 पर वेट किधर लगेगा, डाउनवर्ड, वेट तो हमेशा डाउनवर्ड ही लगना है। साथ ही साथ अब देखो, अब फिर सरफेस के साथ m2 भी कॉन्टेक्ट में है। यदि सरफेस से हम कहें कि भाई m2 को आप धक्का दो, किधर देगा, अब सोचो, एक ही तरीका है भाई, ये अपवर्ड ही धक्का दे पाएगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो हमारा आ गया, यह आ गया n2। क्लियर है, बहुत अच्छा। अब साथ ही साथ देखो m2 और m1 भी कांटेक्ट में है, m1 और m2 भी कांटेक्ट में। तो अब हम कह रहे हैं m1 से कि m2 को धक्का दो। अब क्या करेगा, देखो m1 जो है m2 को धक्का किधर, किस डायरेक्शन में दे सकता है, देखो क्या इधर देगा, नहीं इधर तो कोई बॉडी ही नहीं है, इधर नहीं, हमेशा m2 को या इसी डायरेक्शन में धक्का देगा, है ना। देख रहे हो ना, m2 को इस डायरेक्शन में धक्का देगा। तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा समझना, इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा और ये हो जाएगा n, है ना। क्योंकि दोनों का कॉन्टेक्ट सेम है तो जितना फोर्स ये इधर लगाया उतना ही फोर्स इधर n लगा रहा। यही हो गया फ्री बॉडी डायग्राम।
अब यहाँ तक किसी को डाउट है तो भाई एक बार फिर से वीडियो को प्ले कर लो बैक करके, चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ देखो फ्री बॉडी डायग्राम जानना बहुत जरूरी है, तभी आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिख पाओगे, सिंपल सी बात है। अब यहाँ देखो अगर हम m1 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो बहुत सिंपल है, हम यहाँ लिखेंगे फॉर m1, है ना। m1 के लिए लिखें तो m1 के लिए आ जाएगा एफ नेट इजकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, यही आएगा। बहुत अच्छा, एफ नेट इजकल टू आ गया मास इंटू एक्सीलरेशन। अब देखो m1 पर ये क्लियर है, हमने m1 पर कितना फोर्स लग रहा है, ध्यान देना। m1 पर फोर्स लग रहा है n1 m1g n और f, 4 फोर्सेज लग रहे हैं। अब हमें सोचना होगा कि कौन कौन फोर्स या किस डायरेक्शन में जो फोर्स है वह रिस्पॉन्सिबल है एक्सीलरेशन के लिए। तो अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें, यहाँ ध्यान देना, तो एक्सीलरेशन जो है हमारा, एक्सीलरेशन इसका तो इस डायरेक्शन में है ना, देखो एक्सीलरेशन दोनों बॉडी का इस डायरेक्शन में है, क्लियर है। तो एक्सीलरेशन जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में फोर्स को कंसीडर करना है जब ये इक्वेशन लिखेंगे। तो एक्सीलरेशन किधर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के ही फोर्स को कंसीडर करना है। वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स एक्सीलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए इस इक्वेशन में एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन में वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स को नहीं इन्वॉल्व करना है ना। तो एफ नेट यदि हमको लिखना हो तो हम लोग m1 के लिए लिख रहे हैं, m1 के लिए लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है, लिखेंगे देखो क्या लिखेंगे, एफ माइनस एन इजिकल टू m1 इंटू ए। अब देखो ये कैसे हुआ, इसको समझते हैं इस फिगर से। देखो अगर हमने बताया है, क्या बताया है समझो, कि यहाँ हमने बताया है कि एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वह पॉजिटिव होगा, और एक्सीलरेशन के अपोजिट में जो फोर्स होगा उसको आप निगेटिव कंसीडर करेंगे। तो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स क्या है, F, और एक्सीलरेशन के अपोजिट में फोर्स क्या है, N। तो हमने इसलिए लिखा इसको पॉजिटिव F और इसको निगेटिव लिखा माइनस N। तो F माइनस N इजिकल टू मास है m1, एक्सीलरेशन A, तो m1 इंटू ए। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हो सकता है नेट फोर्स इजिकल टू लिख सकते हैं मैक्सिमम फोर्स माइनस मिनिमम फोर्स। तो मैक्सिमम फोर्स, अब क्वेश्चन ये है कि एन और एफ में मैक्सिमम फोर्स कौन सा होगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि मान लो हम एक बॉडी हैं और हम पर एक स्टूडेंट इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, एक स्टूडेंट इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। अब कोई स्टूडेंट रस्सी बांध के हमको इधर खींच रहा है और कोई स्टूडेंट रस्सी बांध के इधर खींच रहा है। तो मान लो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन ध्यान रखना, इस डायरेक्शन में हमको जो खींच रहा है उसका जो फोर्स है मान लो 40 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स खींच रहा है 5 न्यूटन। तो हम किधर मूव करेंगे, हम भाई इस डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि इधर का फोर्स कितना है, 40 न्यूटन है। यानी जिधर ज्यादा फोर्स है पार्टिकल तो उसी डायरेक्शन में जाएगा। मान लो हम पार्टिकल है तो हमको जिधर 40 न्यूटन लग रहा है उसी डायरेक्शन में हम मूव करेंगे, है ना। तो याद रखना कि जो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन होता है वह होता है मैक्सिमम फोर्स, क्योंकि 40 न्यूटन लगा, मैक्सिमम फोर्स लगा, उसी डायरेक्शन में तो हम मूव किए ना। तो हमेशा याद रखो कि पार्टिकल का मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा होगा उधर का फोर्स मैक्सिमम कंसीडर करना है और उसके अपोजिट को मिनिमम। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, m1 जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन का फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगा। तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, F, तो F यहाँ मैक्सिमम होगा और उसके अपोजिट में जो फोर्स लग रहा है N वह मिनिमम हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैक्सिमम फोर्स F माइनस मिनिमम फोर्स N इजकल टू नेट फोर्स। तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा है, समझना, यहाँ लिखे हैं F माइनस N इजकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ठीक है ना। अब उसी तरह से हम लिखेंगे फॉर m2 के लिए, ध्यान रखना m2 के लिए यदि हम लिखें तो हम लोग लिखेंगे F नेट इजकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ध्यान रखना। अब यहाँ क्या है देखो, m2 पर हम बात करें तो m2 पर एक ही फोर्स लग रहा है ना, N, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे n इजिकल टू m2 इंटू ए। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। हमारे पास आ जाएगा F माइनस एन प्लस एन इजिकल टू m1 a प्लस m2 a, है ना। तो n और n तो कैंसिल हो जाएगा, तो F a कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, है ना। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, F अपॉन m1 प्लस m2, यही आ जाएगा ना, यही आ जाएगा, ठीक है भाई। तो हमको तो एक्सीलरेशन पता हो गया, a इजिकल टू F अपॉन m1 प्लस m2। अब एक्सीलरेशन जब हमको पता हो गया, ध्यान रखना, तो हम लोग ऐसा करेंगे, इसका वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, फर्स्ट में कर दो, सेकंड में कर दो, किसी इक्वेशन में यदि हम पुट कर दें तो फिर हमको नॉर्मल का फोर्स निकल जाएगा, मतलब कांटेक्ट फोर्स निकल जाएगा। देखो
यहाँ कॉन्टेक्ट फोर्स क्या है, कह रहा है कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन देम, दोनों बॉडी के बीच कॉन्टेक्ट फोर्स क्या है, एन है। तो एन का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो एन का वैल्यू हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम सेकंड, है ना, सेकंड में हम रख लेते हैं ना, फ्रॉम सेकंड, सेकंड इक्वेशन में हम रखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन है एन इजिकल टू क्या है, m2 इंटू ए। तो m2 तो आएगा, और ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया है f अपॉन m1 प्लस m2, यही है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m2 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2, है ना। तो यहाँ से n का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। क्लियर है, बोलो भाई, यहाँ से n का वैल्यू पता चल जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स हमको पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं समझना, नेक्स्ट में जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमारे पास तीन बॉडी है m1 m2 m3, और इसका एक्सेलरेशन हमको निकालना है, साथ ही साथ बॉडी के बीच का कॉन्टेक्ट फोर्स। अगर हम देखें यहाँ ध्यान रखना, इस बॉडी को जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था इसका एक्सेलरेशन हम लोग सेकंड मेथड से भी निकाल सकते थे। एक सेकंड मेथड हम लोग देख लेते हैं कैसा है सेकंड मेथड ना। सेकंड मेथड कैसे करेंगे समझना, कि हमारे पास इस तरह का सिचुएशन है ना, ये हमारे पास क्या है बताओ, इस तरह का सिचुएशन है और हमारे पास m1 और m2 है। तो हम यहाँ लिखेंगे m2 और यहाँ क्या लिखेंगे m1, और इधर फोर्स अप्लाई कर दिया है ना। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे देखो, अब अगर हम इस पर फोर्स लगाएं है ना, तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा वह क्या होगा, एक्सेलरेशन तो कहीं इस डायरेक्शन में होगा दोनों का, और दोनों साथ ही मूव करेगा, नहीं दोनों एक साथ मूव करेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों बॉडी को एक सिस्टम मान लेते हैं ना, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो इसको सिस्टम मान लिया। तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली एफ नेट अपॉन एम नेट, लिख सकते हैं क्या, नेट मास। एफ नेट इस सिस्टम पे क्या फोर्स लग रहा है एफ, और टोटल मास कितना हो गया m1 प्लस m2। क्लियर है भाई, टोटल मास हो गया m1 प्लस m2। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख लेंगे m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन हमको पता चल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से एक्सेलरेशन हमको पता चल जाएगा। एक बार फिर से लिख लेते हैं इसको, बहुत सिंपल है, एफ अपॉन m1 प्लस m2, यही आ जाएगा है ना। यहाँ से एक्सेलरेशन हमको पता चला, तो हम डायरेक्टली इसका भी यूज करके एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे मैं ये चाहूंगा कि आप लोग पहले इसको फ्री बॉडी डायग्राम से ही सॉल्व करें, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट अच्छे से होना चाहिए, ठीक है ना। फिर बाद में आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसको आप ऐसे कर सकते हो। चलो नेक्स्ट में जो हम लोग बात करेंगे, जो सेकंड पार्ट है इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ क्या है m1 m2 m3 है ना। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि इसको फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार, जो हमारे पास क्वेश्चन है क्या है, देखो एक्सीलरेशन इसका पहले हम लोग निकालेंगे, m1 हो गया है, उसी तरह am2 हो गया है ना, उसी तरह से am3 हो गया, ठीक है ना, m3 हो गया, m2 हो गया भाई, और ये क्या हो गया m1। यहाँ जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं f, क्या अप्लाई कर रहे हैं f, है ना। अब यहाँ देखो जैसे हमने फोर्स अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन में, तो अब सोचना है कि मोशन किधर होगा, तो तीनों पार्टिकल तो एक साथ मूव करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा। तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमको पता हो गया भाई, क्या हो गया, तो एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वह कहीं इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, है ना, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। चलो ये तो हमें एक्सीलरेशन का डायरेक्शन पता हो गया, साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम इसका ड्रॉ करेंगे, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ बी डी, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम। हम m1 के लिए बारी बारी से बात करेंगे, यहाँ m1 के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है ना। m1 का वेट लगेगा डाउनवर्ड, जैसे हमने लगाया था, ठीक है ना m1 जी। साथ ही साथ कॉन्टेक्ट सरफेस कॉन्टेक्ट फोर्स अपवर्ड लगाएगा, है ना n1। इधर फोर्स लगा F, है ना, इधर फोर्स लगा F। और अब देखो m1 और m2 के बीच भी कॉन्टेक्ट है, तो अगर हम m2 से कहें, है ना, कि आप जो है m1 को धक्का दो, ऐसे समझ लो हम m2 से कह रहे हैं कि m1 को धक्का दो, किधर देगा बताओ, m1 को धक्का इधर देगा, यानी इस डायरेक्शन में जो होगा m2 इस पर कॉन्टेक्ट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा n, है ना। चलो बहुत बढ़िया। साथ ही साथ अब हम लोग क्या करते हैं कि m2 की बात कर लेते हैं ना, m2। तो m2 क्या है, m2 पर वेट लगेगा डाउनवर्ड, m2 जी बहुत अच्छा। कॉन्टेक्ट फोर्स सरफेस अपवर्ड लगाएगा, और इसको हम लोग मान लेते हैं n2, है ना। साथ ही साथ अब m2 जो है ना, m2 दोनों बॉडी से कांटेक्ट में है, देखो m1 से भी कांटेक्ट में है, m3 से भी कांटेक्ट में है। तो
तो अब हम क्या कह रहे हैं समझना, अब हम ये कह रहे हैं M1 से, हम M1 से बोल रहे हैं कि M2 को धक्का लगाओ। हम M1 से क्या बोल रहे हैं, M2 को धक्का लगाओ। M1 किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा M2 के लिए। तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगा ना, ये डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा N, कॉन्टेक्ट फोर्स का। क्लियर है। अब साथ ही साथ हम क्या बोले थे, M3 से भी बोल रहे हैं कि भाई M3 आप क्या करो, कॉन्टेक्ट फोर्स या फिर धक्का लगाओ M2 पर। M2 पर किधर M3 लगा सकता है, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जो फोर्स हो जाएगा इसको अपन मान लेते हैं N डैश। क्या मान लिया, N डैश। ठीक है ना, बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या करेंगे, M3 के लिए बात करेंगे। तो M3 को यही लिख लेते हैं, है ना, M3 को। तो वेट किधर लगेगा, M3 जी इधर लगेगा। साथ ही साथ अब ध्यान दो, एक कॉन्टेक्ट सरफेस इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और इसको अपन मान लेते हैं N3, है ना, N3। अब एक बात ध्यान रखना कि अगर हम ये बोले M2 से हम बोल रहे हैं कि आप भाई M3 को धक्का दो, तो M2 किधर धक्का देगा, इस डायरेक्शन में देगा। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स हो जाएगा वह इस डायरेक्शन में होगा, देखो यहाँ N डैश, है ना, N डैश। ठीक है, तो हम इसको हम समझते हैं कि यहाँ तक फ्री बॉडी डायग्राम सबको समझ में आया होगा, है ना। जितने भी लोग हैं सबको फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ हमने रखा है N1 इंडेक्स, है ना, तो इंडेक्स हमने फोर्स रख लिया। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम आ गया हमारा M1 M2 M3 का। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे किसके लिए, तो हम फर्स्ट के लिए लिखते हैं ना, तो फॉर M1 हम यहाँ लिखेंगे फॉर M1 के लिए लिखे। ठीक है ना, तो M1 के लिखेंगे F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स के लिए हम लोग बात करें तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F और N लग रहा है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स F है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अपोजिट में N है तो F माइनस N इज इक्वल टू M1A। इक्वेशन फर्स्ट आ गया, है ना। और साथ ही साथ अब हम लोग क्या करेंगे समझना, M2 के लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो M2 के लिए हम लोग बात कर ले, M2 के लिए तो देखो फॉर M2 की हम बात करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर M2, है ना, फॉर M2 के लिए देख लो, M2 के लिए क्या है, N माइनस N डैश इजकल टू M2A, इक्वेशन सेकेंड हो गया। एंड फॉर M3 की बात करें, M3 बॉडी के लिए, तो M3 के लिए हो जाएगा N डैश इजकल टू M3 इंटू A, है ना, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। इसको हम लोग देख लेते हैं, M2 के लिए देखते हैं कैसे हुआ। M2 देखो, M2 जो बॉडी है ना इस पर दो फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक तो N लग रहा है और दूसरा N डैश लग रहा है। तो N जो है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है इसलिए N पॉजिटिव हो गया, और N डैश एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए N डैश निगेटिव हो गया, इसलिए हमने लिखा N माइनस N डैश। ठीक है ना, यहाँ देखो दिखा रहा है, यहाँ हमने क्या लिखा देखो N माइनस N डैश, है ना, यहाँ हमने लिखा N माइनस N डैश इक्वल टू M2। क्लियर है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्लियर है। अभी देखो M3 की बात करें, ठीक है ना, तो M3 पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स लग रहा है, N डैश। क्या लग रहा है, N डैश। तो N डैश का जो वैल्यू आएगा ना, है ना, वह एक ही फोर्स लग रहा है तो F नेट की जगह N डैश हमने लिख लिया, तो N डैश इक्वल टू M3 इंटू A। अब ऐसा करते हैं कि हम तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों को ऐड कर लिया तो हमारे पास आ गया F माइनस N प्लस N माइनस N डैश प्लस N डैश, सबको ऐड कर लिया, है ना। लेफ्ट साइड को साथ में राइट साइड को ऐड करो तो हो जाएगा M1A प्लस M2A प्लस M3, यही आ जाएगा। तो अब हमारे पास कुछ कैंसिल होगा क्या, बिल्कुल होगा। क्या होगा भाई देख लो, N और N तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, प्लस माइनस, N डैश और N डैश कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। तो F इजिकल टू आ जाएगा, A कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3, यही आ जाएगा ना। तो यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू रख सकते हैं F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, यही आ जाएगा ना। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू हमको पता चल जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन हमको पता हो गया। एक्सेलरेशन के लिए हम लोग सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हैं, जैसा अभी हमने बताया। सेकंड मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो एक्सेलरेशन के लिए सेकंड मेथड हम लोग कैसे यूज करेंगे, बहुत ही सिंपल है, समझो। यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास M3 है, ठीक है भाई, यहाँ क्या है M2 है, बहुत बढ़िया, और यहाँ क्या है M1 है ना, और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F। अब यहाँ बताओ कि F जब फोर्स अप्लाई हो रहा है तो तीनों का डायरेक्शन क्या होगा, तीनों का एक्सेलरेशन तो इसी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन मूव कर रहा। और जब तीनों का एक्सेलरेशन एक ही है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि तीनों को एक सिंगल बॉडी मान सकते हैं, एक सिस्टम मान सकते हैं। तो सिस्टम हो गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं F नेट इजिकल टू
मास आई इंटू एक्सेलरेशन, एम नेट आई इंटू एक्सेलरेशन। तो ए का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ नेट अपॉन मास एम नेट, है ना। तो एफ नेट तो एफ ही लग रहा है पूरे सिस्टम पे, और मास हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, यही आ गया ना। तो यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये डायरेक्टली इस मेथड से भी, है ना, इस मेथड से, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम से भी हमने कैलकुलेट कर लिया और हमने डायरेक्टली सिस्टम मान के भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि भाई एन का वैल्यू आप बताओ, है ना। तो एन का वैल्यू बताने के लिए हमेशा करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं ना। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या, देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कहाँ लिखा हमने, एफ माइनस एन इजकल टू एम वन है ना, एफ माइनस एन इजकल टू एम वन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको क्या, ऐसा ऐसा समझो, हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखेंगे, एफ माइनस एम वन ए इजकल टू एन, ऐसे लिख सकते हैं। देखो देखो एम वन ए को इस डायरेक्शन में लेके आए तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और एन यहाँ माइनस है, इक्वेशन के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा फाइनली, एफ माइनस एम वन ए इजकल टू एन। तो हमने वही लिखा है एफ माइनस एम वन ए इजकल टू एन, तो यहाँ तो एफ रहेगा एम वन, और ए का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री इजकल टू एन। तो यहाँ से एफ कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 1 माइनस एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, है ना, इजकल टू एन, ये आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, है ना, तो क्या आ जाएगा बोलो, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एफ एम टू प्लस एम थ्री, है ना, और डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री इजकल टू एन। तो यहाँ से हमको एन का वैल्यू निकल गया। एन क्या है बताओ, एन जो है ना वह m1 और m2 के बीच का कॉन्टेक्ट फोर्स है। तो यहाँ से एन हमको निकल गया, ठीक है ना। जो हमसे पूछ रहा था कि m1 और m2 के बीच कॉन्टेक्ट फोर्स बताइए, तो ए आ जाएगा। सिमिलरली हम ए का वैल्यू थर्ड इक्वेशन में रख देते हैं, तो फ्रॉम थर्ड, है ना, फ्रॉम थर्ड, थर्ड में देखो एन डैश इजकल टू क्या है, m3 इंटू ए, तो ये लिखेंगे m3 आई इंटू ए का वैल्यू यहाँ से रख लो, तो क्या आ जाएगा एफ अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना। तो यहाँ से एन डैश का वैल्यू निकल जाता है, और एन डैश क्या है, तो कॉन्टेक्ट फोर्स है किसके किसके बीच, तो m2 और m3 के बीच। तो हमारे क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि m1 और m2 के बीच का कॉन्टेक्ट फोर्स आप बताइए, यानी एन का वैल्यू बताइए, साथ ही साथ m2 और m3 के बीच का कॉन्टेक्ट फोर्स बताइए, यानी एन डैश बताइए। तो हमने एन भी निकाल लिया, और देखो एन निकाल लिया, एन डैश निकाल लिया, और साथ ही साथ एक्सेलरेशन भी निकाल लिया। तो हम समझते हैं यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, है ना, ठीक है। चलो तो हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो नेक्स्ट में है, देखो यहाँ हम लोग बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मासेस एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन जो दिया हुआ है वो दिया है m1 और m2, दो बॉडी है और दोनों बॉडी एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। और ध्यान रखना है कि यहाँ स्ट्रिंग जो, जब तक कि ये ना क्वेश्चन में कहा जाए कि स्ट्रिंग का कुछ मास दिया हुआ है, तब तक आपको स्ट्रिंग को निग्लिजिबल मास मान के चलना है, यानी उसका मास क्या है, 0, ये मान के चलना, ठीक है ना। चलो अब साथ ही साथ यहाँ अगर जब तक कि फ्रिक्शन के बारे में कोई डिस्कशन ना हो तो हम लोग सरफेस को भी स्मूथ मान के चलेंगे, हम लोग फ्रिक्शन लेस मान के चलेंगे, इसका ध्यान रखना है। चलो तो हम लोग फर्स्ट में बात करेंगे। तो फर्स्ट को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को क्या करना होगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं समझना कि अगर मान लो m1 और m2 एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और हम कोई फोर्स लगा के डायरेक्शन में इसको खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो इस ये दोनों बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगा बताओ। तो ये दोनों बॉडी कहीं इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो भाई यही हो जाएगा, है ना। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमको फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे करते हैं, देखो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट का सोल्यूशन, है ना, और इसको हम लोग FBD लिखेंगे, तो हम लिखेंगे FBD, है ना, ये लिख रहे हैं। FBD हमारे पास क्या आता है, तो हम लोग m1 के लिए लिखेंगे, ठीक है ना। m1 के लिए तो m1 पर तो वेट लगेगा डाउनवर्ड, वेट लगेगा डाउनवर्ड, बहुत अच्छा। साथ ही साथ m1 इस सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में है, तो यह सरफेस इस पर कॉन्टेक्ट फोर्स लगाएगा, और कॉन्टेक्ट फोर्स किधर लगाएगा, अपवर्ड लगाएगा।
ऐसे समझो, कॉन्टैक्ट फोर्स समझने के लिए हमने तरीका बताया है कि अगर सरफेस को ये बोला जाए कि M1 को आप धक्का दो तो किधर धक्का देगा, ये अपवर्ड ही देगा ना, तो अपवर्ड जो हो जाएगा इसका नॉर्मल का मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। चलो ठीक है। साथ ही साथ यहाँ स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स होता है, टेंशन, ये हमने बताया है। स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स होगा, टेंशन। अब क्वेश्चन ये है कि टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो हमने बताया है कि टेंशन का डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम दी बॉडी होगा, यानी बॉडी से आपको दूर चलना होगा। चलो अब आपको बॉडी पर बैठा दिया जाए, यहाँ इस स्ट्रिंग पर आप बैठ जाओ, ऐसा फील करो कि हम स्ट्रिंग पर बैठे हुए हैं। अब आपसे कहा जाए कि इस बॉडी से दूर भागो, किधर भागोगे आप दूर भागोगे इस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में जाओगे ना, आपको अवे जाना है, बॉडी से अवे। अब कोई स्टूडेंट ऐसे भी सोच सकता है कि सर हम इधर आएंगे, अरे भाई इधर तो आप बॉडी की ओर आ रहे हो ना, बॉडी से अवे चलना है, तो बॉडी से अवे का मतलब इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो इस डायरेक्शन में टेंशन हो जाएगा टी। हम समझते हैं यहाँ तक सबको समझ में आया होगा टेंशन का डायरेक्शन, क्लियर है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड बॉडी की बात करते हैं। सेकेंड बॉडी में हम लोग कैसे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सेकेंड बॉडी M2 है, तो हम यहाँ रखेंगे M2, ठीक है ना, तो भाई M2 रख लिया, चलो बहुत अच्छा। अब इस पर वेट लगेगा क्या, बिल्कुल लगेगा सर, किधर लगेगा, डाउनवर्ड, चलो ठीक है डाउनवर्ड वेट लग गया। साथ ही साथ अगर हम एक कॉन्टेक्ट में है तो कॉन्टेक्ट फोर्स भी तो लगेगा ना इस पर, तो कॉन्टेक्ट फोर्स किधर लगेगा, तो सरफेस हमेशा कॉन्टेक्ट फोर्स अपवर्ड लगेगा। देखो सरफेस से बोला जाए, इस सरफेस से बोला जाए आप M2 को धक्का दो, किधर देगा, या अपवर्ड देगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में इसका कॉन्टेक्ट फोर्स हो जाएगा N2, बहुत बढ़िया। साथ ही साथ यहाँ जो फोर्स हम F अप्लाई कर रहे हैं इधर हो जाएगा फोर्स F, क्लियर। अब यहाँ देखो, यहाँ स्ट्रिंग है तो टेंशन तो होगा, स्ट्रिंग है तो टेंशन होगा, है ना। अब हम ये पूछें कि M2, देखो M2 स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो टेंशन फोर्स होगा, इतना तो क्लियर है। यदि हम ये पूछें कि टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो जैसे इसमें आपने डायरेक्शन कैलकुलेट किया अवे फ्रॉम द बॉडी, अब आपको M2 पर बैठ जाना, M2 के पास आ जाओ, ऐसे M2 के पास आ गए हम लोग, है ना। अब यदि कहा जाए कि M2 से दूर चलो, तो दूर किधर जाओगे, इस डायरेक्शन में जाओगे ना, तो इसी डायरेक्शन में इसका टेंशन का डायरेक्शन होगा, है ना, ये हो जाएगा टेंशन, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई। हमने देखा, देखो M1 पर 3 फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, T, N1, M1G, ठीक है ना। M2 पर 4 फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, N2, M2G, F और T, ठीक है ना। हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे और हमने बताया है कि हम उसी फोर्स को कंसीडर करेंगे जो रिस्पॉन्सिबल है एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने में। तो भाई देखो वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन है ही नहीं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को नेट फोर्स में कंसीडर नहीं करना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर M1, हम यहाँ लिखेंगे फॉर M1, है ना। M1 के लिए हम बात करें तो हम लिख सकते हैं F नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। चलो बहुत अच्छा। तो अगर हम एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स यहाँ एक ही है T, तो हम यहाँ लिखेंगे T इक्वल टू लिखेंगे, समझना, T इक्वल टू लिखेंगे M1 इंटू A, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट आ गया। चलो सेकंड के लिए लिखेंगे फॉर M2, M2 के लिए देख लेते हैं भाई, तो M2 के लिए क्या आता है, तो M2 के लिए देखो यहाँ सिंपल है, M2 यही, M2 यही है। M2 जो है इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 फोर्स है, F और T। अब हमको ये देखना होगा कि कौन सा फोर्स एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में है, तो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में देखो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन नहीं है, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स F है, F तो पॉजिटिव हो जाएगा और उसके अपोजिट T है, तो T जो है निगेटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे F माइनस T, क्या लिखेंगे, F माइनस T इक्वल टू M2 इंटू ए, लिखेंगे M2 इंटू। तो इसको इक्वेशन सेकंड मान लें। अब हम ऐसा करते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड कर लें, तो हमारे पास आ जाएगा T प्लस F माइनस T इक्वल टू M1 A प्लस M2 A, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या कुछ कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा, T और T प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, F इक्वल टू A कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा M1 प्लस M2, तो यहाँ से F एक्सीलरेशन हमको निकल जाएगा F अपॉन M1 प्लस M2, क्लियर है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सबको, एक्सीलरेशन हमने निकाल लिया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टेंशन बताइए क्या होगा। ऐसा करते हैं एक्सीलरेशन का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं, तो हम ऐसा करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, है ना, T इज इक्वल टू क्या लिखेंगे M1 इंटू ए, तो हो जाएगा M1 I इंटू ए का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू है F अपॉन M1 प्लस M2, है ना, F अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ से हमारे पास T का वैल्यू आ जाएगा, क्या आएगा समझो, M1 F अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ से हमने क्या किया कि टेंशन का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, क्लियर है। तो यहाँ से हमको टेंशन निकल गया, जो हमसे पूछ रहा था कि बताओ एक्सीलरेशन क्या होगा, टेंशन क्या होगा।
तो हम समझते हैं यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं ना। सेकंड पार्ट क्या हमारे पास, देखो यहाँ हम लोग क्या करेंगे सेकंड में देखो सेकंड में क्या है, इस तरह का सिचुएशन है और यहाँ मास क्या बताओ, मास है m1 और यहाँ एक पुल्ली कनेक्टेड है ना भाई, पुल्ली कनेक्टेड है इस तरीके से, और यहाँ क्या है m2 है ना, यहाँ है m2। इस तरह का सिचुएशन है हमारे पास, बहुत ही सिंपल। अब यहाँ इसी यहाँ एबीडी इसको ड्रॉ कर लेंगे, देख लो आप क्वेश्चन ही है, देख लो M1 पुल्ली से होते हुए स्ट्रिंग कनेक्टेड है और M1 M2 स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, M2 ग्रेटर है M1 से, तो M2 ग्रेटर है तो क्लियर है कि ये कुछ इसका जो एक्सेलरेशन होगा। अब देखो हम एक्सेलरेशन की बात यहाँ कर रहे हैं, ध्यान देना कि अगर M2 ज्यादा है तो M2 वेट की वजह से नीचे आ रहा होगा, तो जब ये नीचे आएगा ठीक है ना, यानी क्लियर है कि इसका डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा है ना, ये एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो जब ये नीचे आएगा तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा, तो इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा एक्सेलरेशन का ऐसे हो जाएगा। तो हमने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया कि किस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो जाए, इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे होगा है ना। अब हम लोग एफबीडी की बात कर लें तो हम यहाँ लिखेंगे एफबीडी है ना, एफबीडी की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, M1 की बात करें ध्यान रखना, तो M1 तो हो गया यहाँ, वेट लगेगा डाउनवर्ड M1 जी, बहुत अच्छा। साथ ही साथ अब ये सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो सरफेस से यदि बोला जाए कि M1 को आप धक्का दो तो किधर देगा, अपवर्ड, तो ये जो हमारे पास इधर जो नॉर्मल फोर्स लगेगा N1, इधर लग गया N ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब साथ ही साथ इसमें स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा, ठीक है ना, स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा। अब क्वेश्चन है कि टेंशन किस डायरेक्शन में होगा, तो अभी हमने बताया है कि टेंशन का डायरेक्शन हमें हमेशा बॉडी से दूर रखो, तो बॉडी से दूर किधर चलना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, स्ट्रिंग के डायरेक्शन में चलना है, ध्यान रखना। अभी नहीं कि इधर चलने लगे तो बॉडी से दूर जा रहा है, ऐसा नहीं भाई, स्ट्रिंग के डायरेक्शन में, स्ट्रिंग के डायरेक्शन, स्ट्रिंग के साथ चलो, स्ट्रिंग पर चलो, ऐसे कर सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ चलो, तो स्ट्रिंग के साथ चलेंगे तो बॉडी से दूर इधर जाना पड़ेगा, तो हमारे पास इस डायरेक्शन में टेंशन टी हो गया है ना। साथ ही साथ अब यहाँ देखो, यहाँ M2 है ना, M2 है, तो वेट जो लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा M2 जी है ना, वेट लग गया। अब यहाँ देखो, यहाँ कॉन्टेक्ट में M2 नहीं है, M2 किसी बॉडी के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं है, इसलिए यहाँ M2 पर कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं लगेगा। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि कॉन्टेक्ट फोर्स तभी एक्ट करता है जब बॉडी कॉन्टेक्ट में हो, और कॉन्टेक्ट में नहीं है तो नॉर्मल फोर्स या कहीं कॉन्टेक्ट फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो भाई टेंशन लगेगा है ना, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो टेंशन लगेगा। अब क्वेश्चन वही है, टेंशन का डायरेक्शन किधर होगा, तो टेंशन का डायरेक्शन हमेशा बॉडी से दूर होगा, तो बॉडी से अवे चलो, यानी बॉडी से अवे स्ट्रिंग पकड़ के चलते जाओ, स्ट्रिंग पकड़ के चलना है, स्ट्रिंग पकड़ के चलोगे तो किधर जाना पड़ेगा, अपवर्ड, तो इधर टेंशन हो जाएगा टी है ना। तो इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम तो हमको पता हो गया इस M1 और M2 का। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, बड़ा सिंपल है। यदि हम M1 की बात करें तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर M1, क्या लिखेंगे, फॉर M1, M1 के लिए हम लोग लिखें तो देखो क्या आ जाता है, बड़ा सिंपल है। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ नेट इजिकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स देखो, देख लेते हैं क्या आया है नेट फोर्स M1 पर, तो M1 जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो एक्सीलरेशन डायरेक्शन में एक ही फोर्स है ना T, तो हमको T को कंसीडर करना पड़ेगा, तो हमारे पास T इजिकल टू आ जाएगा M1 इंटू ए, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सिमिलरली फॉर M2 की बात करें तो M2 के लिए देखो, M2 के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, M2 के लिए तो यहाँ फॉर M2 के लिए देखो बहुत सिंपल है। M2 हमारे पास क्या है कि M2 इस डायरेक्शन, मतलब M2 किधर आ रहा था, डाउनवर्ड, किधर आ रहा था, डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन इसका किधर है, डाउनवर्ड है, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, M2G है कि T है, तुम कहोगे सर M2G एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, यानी क्लियर है कि यहाँ M2G पॉजिटिव होगा और T क्या होगा, निगेटिव। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, बहुत सिंपल है, यहाँ लिखेंगे M2G एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव और T एक्सेलरेशन के अपोजिट में है तो निगेटिव, इक्वल टू M2 इंटू ए। ये दो इक्वेशन हमको पता हो गया। अब ऐसा करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड लिखे तो हमारे पास आएगा T प्लस M2G माइनस T इजिकल टू M1A प्लस M2A। बहुत अच्छा, तो कुछ कैंसिल होगा क्या, हाँ सर बिल्कुल होगा, ये प्लस और माइनस T कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आता है समझना, हमारे पास आता है M2G इजिकल टू ए कॉमन ले लो तो क्या बचेगा भाई, M1 प्लस M2, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा क्या, बिल्कुल निकल जाएगा, M2G अपॉन M1 प्लस M2, क्लियर है। तो यहाँ से देखो एक्सेलरेशन हमको पता हो गया, और जब एक्सेलरेशन हमको पता हो गया तो इजीली हम लोग टेंशन निकाल सकते हैं, कैसे,
तो ऐसा करेंगे कि ए का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा m1 इंटू ए, तो m1 और a का वैल्यू यहाँ से रख लो, तो m2g अपॉन m1 प्लस m2 है ना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 है ना। तो यहाँ से t का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक? तो हम समझते हैं यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। यदि किसी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत होती है तो आप वीडियो को फिर से एक बार देखो, है ना, और बिल्कुल कंसंट्रेट होके देखो, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। फिर भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।